भ्रष्ट सिस्टम किस प्रकार आम आदमी को जीने नहीं देता, यदि उसमें सत्ता का गठजोड़ हो जाए तो वो किस तरह काम करता है। उन्नाव की एक घटना है, उत्तर प्रदेश, उन्नाव मक्खी गांव। वहाँ 17 साल की एक लड़की, नाबालिग लड़की थी, दलित थी। वो वहाँ के तत्कालीन विधायक कुलदीप सेंगर के यहाँ जाती है। विधायक थे तो सभी विधायक जनता के पास जाते हैं और एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं, तो जान पहचान थी। तो वो उसको नौकरी की तलाश थी, उस लड़की को। और उसके पिताजी को किसी ने सजेस्ट किया कि विधायक से मिले, तो विधायक से परिचय था ही, तो विधायक से बात हुई। तो विधायक ने कहा कि इसको लेकर लखनऊ आओ और देखते हैं क्या हो सकता है, किसी अच्छे ऑफिस में इसको काम लगवा दिया जाएगा, सरकारी काम में। उसका विधायक 4 बार रह चुके थे वो, कुलदीप सेंगर। और होता है, सभी लोग जनप्रिय होते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन मति भ्रष्ट होने का होता है तो आदमी कुछ भी कर देता है और बाद में उसे पश्चाताप होता है। एक क्षण में उसका सारा किया धरा, सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई कुलदीप सेंगर की, क्योंकि जब किसी की दुर्गति होनी होती है तो उसके सबसे पहले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही हुआ कुलदीप सेंगर के साथ। तो वहाँ की एक महिला थी, शशि सिंह उस नाबालिग लड़की को लेकर गई थी विधायक के यहाँ, और विधायक ने उसका वहीं पर अपने आवास पर उसका बलात्कार कर दिया। और 4 जून 2017 को ये बलात्कार की घटना होती है। और फिर उसे लगता है, विधायक को लगता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, मेरा इतना प्रभाव है, दबदबा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो वह यही सोच रहा था कि मेरा इतना दबदबा है, 4 बार का विधायक रह चुका हूँ, सपा में, बीजेपी में, तो कौन क्या कह सकता है। तो उसे पूरा विश्वास था कि इस मामले को दबा दिया जाएगा, इसलिए उसने ज़्यादा लोड नहीं लिया। लेकिन मामला बढ़ता रहा, लड़की के पेरेंट्स नहीं माने, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। लेकिन करवाने तो गए, लेकिन इतना प्रभाव था कि पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। और जो लगभग 5 महीनों तक उसके शिकायत को लिया ही नहीं गया, और इस तरह से टाल मटोल चलती रही। मैं इसी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि घटनाएं तो होती हैं, लेकिन प्रशासन का जो जिम्मेदारी है, जो सिस्टम में जो करप्शन छाया हुआ है, सिस्टम जो ढीला है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। व्यक्ति अनेक हैं, अच्छाई भी होती है आदमी से, बुराई भी होती है। बात मैं कुलदीप सेंगर के पर्सनालिटी पर नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आम ऐसे कितने कुलदीप सेंगर होंगे, कितने लोग होंगे, कितने पीड़ित होंगे, तो उन सब को न्याय मिलने में हर बार ही देरी हो जाती है। और हर बार ही जब तक कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए, व्यक्ति की जान ना निकल जाए, तब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है और कुछ भी नहीं हो पाता। जब तक कि सिस्टम जागता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पीड़ित व्यक्ति का बहुत कुछ खो चुका होता है। तो इस कारण जो है कि सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है। तो 4-5 महीने तक उसकी अनदेखी होती है। तो अक्टूबर में जाकर पीड़िता का अपहरण कर दिया जाता है, गांव से पीड़िता का अपहरण कर लिया जाता है। उसे डराया धमकाया जाता है कि केस वापस लो। कई दिनों तक उसको अपहरण में कब्जे में रखा जाता है। तो जाहिर सी बात है, कुलदीप सेंगर ने के आदमियों ने किया, उनके इशारे पे हुआ। इसी बीच जो है कि उसके पिता के ऊपर, उस लड़की के, नाबालिग लड़की के पिता के ऊपर को किसी पुराने मामले में कुलदीप सेंगर के भाइयों ने झूठा केस दर्ज करवा दिया, झूठा आर्म्स एक्ट लगवा दिया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया और दबाव बनाया गया कि केस वापस लो। पुलिस कस्टडी में ही उसके पिता को इतना मारा गया, जगह पे बाद में पोस्टमार्टम में पता चला कि इतना मारा गया कि वो जेल में ही उसकी मृत्यु हो गई, वो पुलिस कस्टडी में ही मृत्यु हो गई उसकी। उनको जो है कि उसको मारने पीटने में कहा जाता है कुलदीप सेंगर के भाइयों की भी भूमिका थी। तो पुलिस कस्टडी में ही उसके भाइयों ने भी मारा उसे।
या फिर बाहर मारा, लेकिन पिटाई और चोट तो थी। और प्रशासन कभी भी अपने पर जल्दी कोई आंच नहीं आने देता। अक्टूबर 2017 में पीड़िता का अपहरण हुआ था। फिर जाकर उसे छुड़ाया गया, कि डरा धमका कर उसे सजेस्ट किया गया कि तुम केस वापस लो, लेकिन वो नहीं माने। फिर भी इसी बीच जो है उसके पिता को कस्टडी में ले लिया गया, और कस्टडी में उसके पिता की बहुत पिटाई हुई। तो इस बात को लेकर, इस फरियाद को लेकर लड़की मुख्यमंत्री के आवास के सामने चली गई और वहां प्रोटेस्ट किया, आवाज उठाई। कुलदीप सेंगर का इतना दबदबा था कि वो सभी विधायकों में सबसे पावरफुल विधायक माना जाता था। किसी भी जो व्यक्ति है, किसी शासन प्रशासन पर उसका सीधा प्रभाव था। चाहे डीएम हो, एसपी हो, थाना इंचार्ज हो, एसएचओ हो, सब पर उसका सीधा प्रभाव हुआ करता था। अब अप्रैल 2018 आ चुका था। वो लड़की वहां प्रोटेस्ट करती है, अपने आप को जलाने का प्रयास करती है मुख्यमंत्री के आवास पर। उसका वीडियो वायरल होता है तो पूरे देश में हंगामा मचता है। तो तब जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर वहां से आश्वासन देकर निकाला जाता है। 8 अप्रैल को आत्मदाह नहीं करने दिया जाता और उसे बचाकर कहता है, उसे आश्वासन दिया जाता है कि नहीं, तुम्हारे खिलाफ जो भी हुआ है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 9 अप्रैल को 8 अप्रैल को उसने प्रोटेस्ट किया और आत्मदाह की कोशिश की। 9 अप्रैल 2018 को उसके पिता की पुलिस कस्टडी में डेथ हो जाती है, मर जाते हैं उसके पिता, यानी उसकी इतनी पिटाई हुई थी। 10 अप्रैल को ये घटना प्रकाश में आता है और 10 अप्रैल को सभी लोग जो है कि 10 अप्रैल को घटना पब्लिक में आ जाती है, पब्लिक में आंदोलन हो जाता है, मीडिया में ये खबर चलने लग जाती है, जनता उस पर कार्रवाई की मांग करती है, सीबीआई कार्रवाई की मांग की जाती है। तब जाकर 13 अप्रैल को 2018 को कुलदीप सेंगर की गिरफ्तारी होती है, शशि सिंह की गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन कुलदीप सेंगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो जून से लेकर दिसंबर 2018 तक गवाहों को पलटने का काम करता है। गवाहों को डराया धमकाया जाता है। उसमें से एक गवाह था यूनुस खान, उसकी मौत हो जाती है। 1 जुलाई 2019 को यूनुस खान जो गवाह था उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उसको मार दिया जाता है और उनके आदमियों द्वारा, कुलदीप सेंगर के आदमियों के द्वारा। फिर 28 जुलाई 2019 को जो पीड़िता थी उसकी मौसी और चाची और एक वकील वो कार से रायबरेली जा रहे थे। वो कहीं किसी अपने संबंधी से मिलकर जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक उसके गाड़ी पर टक्कर मार देती है और ट्रक का जोरदार हमला इतना था, टक्कर इतना गंभीर था कि उसकी चाची और मौसी दोनों मर जाती है। वकील घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। तो मामला बहुत गंभीर हो गया और उस ट्रक का जो नंबर प्लेट था उस पर कालिख पुता हुआ था। तो इससे और शक गहराया कि बात क्या है। इसे इस मामले से जोड़कर देखा गया कि यह घटना भी कुलदीप सेंगर के इशारे पे हुआ है। इस ट्रक और कार के टक्कर में पीड़िता भी उस कार में थी। इस कार और ट्रक के टक्कर में अब उस पीड़िता की चाची और मौसी और उसका वकील बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी चाची और मौसी की तो डेथ हो गई, जबकि वकील बहुत गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़िता भी उसी कार में थी और वो भी बहुत ज़्यादा ही गंभीर रूप से चोटिल हो गई थी। ये घटना 28 जुलाई 2019 को घटित हो रही थी। 30 जुलाई को कुलदीप सेंगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दिया गया। जब यह घटना बहुत तूल पकड़ने लगा तो 1 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट
के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई जी ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया और इसके खिलाफ सख्त निर्देश दिए कार्रवाई के। और फिर 2 अगस्त को 2019 को पीड़िता को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे डर था कि उसकी मौत हो सकती है, उसे उसकी हत्या की जा सकती है। तो उसे एम्स दिल्ली में भर्ती करवाया गया, क्योंकि यहाँ इलाज की सुविधा भी उतनी अच्छी नहीं थी और ट्रक और कार की टक्कर बहुत भयानक थी। तो इसलिए उसको दिल्ली ले जाया गया और दिल्ली एम्स में उसका इलाज चलने लगा। बहुत लंबे समय तक चला, 2, 3, 4, 5 महीने तक। इस मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जस्टिस तत्कालीन रंजन गोगोई जी ने उनको रायबरेली से सारे केस को ट्रांसफ़र करके, उत्तर प्रदेश से सारे मामले ट्रांसफ़र करके दिल्ली वो ट्रांसफ़र कर दिया गया सारा केस, ताकि निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हो सके, कोई प्रभावित न कर सके केस को। जितने भी आरोप थे बलात्कार के, पिता की हत्या के, धमकी के, किडनैपिंग के और उसके चाचा की हत्या के, उसकी चाचा को कार एक्सीडेंट के, इन सभी मामलों को दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। वो लोग कार से, पीड़िता जो थी वो कार से रायबरेली जा रही थी अपने चाचा से मिलने, जो कि जेल में बंद थे। उसका कारण यह था कि जब पीड़िता के साथ ये सारी घटनाएं हुई थी, उसके साथ रेप हुआ था, बलात्कार हुआ था, तो उसके विरोध में उसके चाचा ने आवाज़ उठाई थी, केस दर्ज करवाया था। तो कुलदीप सेंगर और उसके भाइयों ने क्या किया कि उसके ऊपर कोई झूठा मुकदमा आर्म्स एक्ट का लगवा दिया। किसी 18 साल पुराने फायरिंग के मामले में उसे गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि उसके पास ताकत थी, शक्ति थी। पीड़िता उन्हीं से मिलने रायबरेली जेल गई हुई थी। तो केस मुकदमे का खेल चल रहा था। समय बीता। 5 दिसंबर 2019 को पीड़िता किसी अदालती मुकदमे के कारण रायबरेली जा रही थी, अपने रेलवे स्टेशन की ओर जा रही थी। और रेलवे स्टेशन पर जाते समय जो खेतों से जा रही थी पगडंडियों से, तो 5 बलात्कार के जो आरोपी थे, 5 लड़कों ने उन्हें घेर लिया और उसे उस पर जो है कि उसको खेतों में घसीट कर ले गए और फिर उस पर पेट्रोल केरोसिन डालकर उस पर आग लगा दी गई और उसे वहाँ पीटा भी गया और उसे आग लगा दी पीड़िता को। और वह लगभग 90% जल गई थी और वह किसी तरह अपना बचाव करते हुए भागी। वहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर जाकर वो रेलवे स्टेशन के पास पहुंची और रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने के बाद लोगों से मदद मांगी। पुलिस पे सूचना गई। पुलिस ने उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया और लेकिन यहाँ बहुत हालत उसकी नाजुक थी। उसको दिल्ली एम्स भेजा गया फिर से, लेकिन वो नहीं बच पाई। उसकी मौत हो जाती है 6 तारीख को। और कहा जाता है कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे वो उसकी हालत देखकर फूट फूट कर रोए और यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। अंत में 20 दिसंबर को जाकर 2019 को जाकर कुलदीप सेंगर के खिलाफ फैसला आया और बलात्कार के आरोप में उसे आजीवन कारावास मिला और हत्या के प्रयासों के मामले में भी। और उन 5 लड़कों को इस घटना के 5 दिसंबर को जब वो जली थी उसके ही 4-5 घंटे के अंदर ही 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया और उसे भी कठोर सजा मिली। और कई उसमें से कुछ को आजीवन कारावास मिला, कुछ को 10 साल की सश्रम कारावास मिला। पीड़िता की अंतिम इच्छा थी कि वो कह रही थी कि वो जीना चाहती है और वो चाहती है कि उसके खिलाफ जिसने भी ये अपराध किया है उसको मौत की सज़ा मिले।
तो योगी सरकार ने भी सख्ती दिखाई, लेकिन यही है कि पहले पहले जब ये घटनाक्रम चल रहा था तो कोई भी बचाने नहीं आया, लेकिन जब सबकी जान चली गई, परिवार बर्बाद हो चुका था, उसकी माँ टूट चुकी थी, उसके पिता मर चुके थे, उसके चाचा जेल में थे, उसकी चाची और मौसी मर चुकी थी, उसके वकील घायल हो चुके थे, खुद पीड़िता को जलाकर एक तरह से मार दिया गया, तब जाकर कहीं ये सोया हुआ सिस्टम और सरकार की नींद टूटी। माना कि सभी सरकारों को बहुत ज़्यादा काम होता है, लेकिन उनके पास उतना सिस्टम है, तंत्र है, वो अभी तक जब तक आरोप सिद्ध नहीं हुआ था सब लोग कुलदीप सेंगर को बचाने में लगे थे। जब छवि खराब होने लगी पार्टी की, तब उसने कुलदीप सेंगर को अपनी पार्टी से निकाला और विधायकी से वो सस्पेंड हुए। तो ये सारी घटनाएं समाज में हमें ये दिखाती हैं कि सिस्टम किस तरह से काम करता है और सिस्टम में कितने बड़े स्तर की सुधार की जरूरत है। यहाँ घटना हो जाने के बाद सिस्टम को पता चलता है या सिस्टम जागरूक होती है। घटना को रोकने का और उसके बचाव का कोई ठोस इसके पास अभी तक उपाय नहीं है। व्यक्ति का दोष नहीं है, यहाँ पर सिस्टम का दोष है। सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। उन 5 आरोपियों में से थे शिवम त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी, रामकिशोर त्रिवेदी, हरिशंकर त्रिवेदी, उमाकांत अवस्थी। इन 5 लोगों ने जो बलात्कार के आरोपी थे, हुआ ये घटना उससे भी जुड़ी है कि जब कुलदीप सेंगर से तो वो घटना हो ही गई थी। कुलदीप सेंगर ने जो बलात्कार की घटना की थी वो तो हुआ ही, लेकिन उसके बाद भी इसे किडनैप किया गया और कई दिनों तक पीड़िता का शोषण हुआ। उसमें से ये सभी थे। शशि सिंह के बेटे थे शुभंग सिंह, ड्राइवर अवधेश तिवारी, फिर उसे कहा जाता है कि 60,000 रुपये में ब्रजेश यादव को बेच दिया गया। तो ये सारी जो अमानवीय घटनाएं हैं, ये सारी चीज़ें दिखाती है कि किस प्रकार एक प्रभावशाली नेता समाज और सिस्टम को नचा देता है, और जब तक कि पूरे देश में हाहाकार न मच जाए, पूरे देश की जनता न जान ले किसी मुद्दे को, तब तक उस पर सही से काम नहीं हो पाता। तो इसी को देखते हुए अब योगी सरकार बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि अब वहाँ पर किसी राजनेता का नहीं चलता। तो उन्हीं घटनाओं को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार शायद यह मॉडल अपनाई है कि वहाँ पर अब नेताओं का कोई चलता ही नहीं। विधायक या कोई भी नेता मनमानी नहीं कर पा रहा है वहाँ पर, और अब वहाँ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम हो चुका है। जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वहाँ पर अब उनके फ़ोन कॉल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वहाँ पर शासन प्रशासन उनके काम फ़ोन के हिसाब से अब काम नहीं करता। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार ने यही डिसीजन लिया होगा कि बहुत सारे विधायक हैं इस राज्य में, और सभी लोग अपना अपना मनमानी करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में अपनी दबंगई करेंगे, तो इससे सरकार की छवि खराब होती है। और इससे अच्छा है कि सिस्टम को सेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए और अब डीएम और एसपी अपने हिसाब से स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। मुझे लगता है कि जब ये स्वतंत्र होते हैं तो लगभग अच्छा ही काम करते हैं, और फिर योगी का मॉडल जारी है, देश में लोकप्रिय भी है, लेकिन कुछ हद तक अब प्रशासन पर भी रखने की नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी को सत्ता और ताकत मिलती है वह उसका दुरुपयोग करने लग जाता है, वह मनमानी करने लग जाता है। तो इस मामले में भी योगी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। हालांकि वो कुल मिलाकर अच्छा काम कर रही है, बस थोड़ा सा जनता की सुरक्षा, निर्दोष जनता न फंसे, इसका ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। क्योंकि मैं इन मामलों पर ही वीडियोस बनाऊंगा कि सिस्टम किस प्रकार से, उसकी केस स्टडी के बारे में ही चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से भ्रष्ट सिस्टम निर्दोष जनता को पीड़ित करती है। चाहे सत्ता यदि नेताओं के पास रहे या पावर प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास हो जाए ज़्यादा, शक्ति संतुलन सबसे ज़्यादा जरूरी है। और जन अधिकार को, जनता के अधिकार को महत्व देने की जरूरत है, उसमें कानून बनाकर संशोधन करने की जरूरत है। क्योंकि कोई भी पुलिस पदाधिकारी जैसे उस पीड़िता के पिता को बहुत सारे
पुलिस पदाधिकारियों ने पीट पीट कर मार डाला, तो उसके बारे में उसको क्या सजा मिली? उसको बस वही सस्पेंशन मिला होगा और कुछ 10 साल की सजा, लेकिन उससे क्या, फिर वो बेल से बाहर हो गए। दोषियों को उसी तरह पीट पीट कर सजा देनी चाहिए जिस तरह वो निर्दोषों को मारते हैं। उन पुलिस जिन्होंने उसको पीट पीट कर मारा, उन पुलिस पदाधिकारियों को भी पीट कर क्यों न मार दिया जाए, और क्यों न इस तरह का नियम बनाया जाए कि निर्दोष को वो आंख उठाकर भी न देख सकें। तो व्यक्ति के नियम और सिस्टम ही उसे ताकत देता है ये करने की, इसलिए वो खुले और मनमानी रूप से किसी को भी पीट देते हैं। तो बात है व्यक्ति की नहीं, उसके सिस्टम को सुधारने की जरूरत है और सिस्टम में बदलाव करने की जरूरत मुझे लगती है। धन्यवाद।